बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसानुल्लाह फ्रॉम चैनल एपीसी फिज़िक्स। आज हम क्लास 10 का फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है वेव मोशन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कंटेंट है वेव मोशन, हम वेव मोशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम वेव को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम वेव मोशन को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करेंगे, और बाद में हम मास अटैच टू स्प्रिंग, इसको भी हम स्टडी करेंगे कि मास अटैच स्प्रिंग का जो सिस्टम का जो मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं वेव की तरफ। वेव क्या है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब बारिश होती है, जब बारिश के कतरे तालाब में जब वो बारिश के कतरे, ठीक है, जब तालाब में गिरती हैं तो वहाँ पर एक हमें वेव का पैटर्न नज़र आता है। या आपने देखा हो कि जब हम पत्थर वगैरह को तालाब में या पानी में गिराते हैं तो वहाँ पर भी हमें वेव का पैटर्न ही नज़र आता है। तो वह हमारे पास बेसिकली वो क्या है? वो वेव है। वेव हमारे पास क्या है? जब हम भी किसी भी मीडियम को जब हम डिस्टर्ब करते हैं, उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। वेव, ठीक है, वेव हमारे पास क्या होती है? जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो उसी की डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। जब भी डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये एक टब है, इस टब में हमारे पास क्या है? पानी है। ठीक है, जब इस पर हम कोई पत्थर इस टब में गिराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी है उस पानी का पैटर्न जो है ना वो हमें इस तरह नजर आता है। पानी का जो पैटर्न इस तरह बनना बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये वेव है। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम पत्थर वगैरह गिराते हैं तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और ये डिस्टर्बेंस जो है ना ये हमेशा इसी ओरिजिन से अवे चला जाता है, यानी वो वेव जो ओरिजिन से अवे चला जाता है उसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक पीस ले लो, यानी आप यहाँ पर एक पेपर का पीस ले लो। यहाँ पर जब हम पत्थर गिराते हैं तालाब में या टब में तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यानी एनर्जी देते हैं, यानी मस्कुलर एनर्जी यूज करते हैं। यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, यहाँ पर पानी जो है ना वो भी पार्टिकल से बना हुआ है। ये पत्थर जो है ना ये इस पार्टिकल को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करते हैं, ये इसको ऐसा ऐसा ये कागज का जो पेपर है, ठीक है, ये भी हमें ऊपर नीचे नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी थ्रो पानी के जरिए, ठीक है, एनर्जी थ्रो पानी के जरिए क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो वेव का डिफिनेशन हम इस तरह भी करते हैं। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस which ठीक है, वेव हमारे पास ये एक डिस्टर्बेंस होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो इस तरह डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं वेव मोशन। ये डिस्टर्बेंस पहले हमने यहाँ क्रिएट किया, फिर ये डिस्टर्बेंस यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब तनख्वाह के दिन, ठीक है, जब पहले के दिन हम तनख्वाह लेते हैं तो बैंक का आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर बहुत से लोगों का एक कतार नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बंदा है, ये बंदा जब इस अगले वाले बंदे को जब डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस थ्रू ऑल द लाइन क्या होते हैं? यानी ट्रांसफर
हो जाता है। ये बंदा, इस बंदे ने सारे लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, इस बंदे ने इसको डिस्टर्ब किया, इस बंदे ने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको, यानी इस तरह ये डिस्टर्बेंस ओवरऑल लाइन के जरिए क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो वे में भी पार्टिकल जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते हैं। ये पार्टिकल अपना डिस्टर्बेंस, अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करती, ये इसको ट्रांसफर करती, ये इसको, यानी थ्रू ऑल ये एक दूसरे के जरिए तमाम के तमाम डिस्टर्बेंस जो है ना वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। व्हेन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इट इज नोन एज वेव मोशन। डिस्टर्बेंस का पैटर्न बनना उसे हम वेव्स कहते हैं। जब ये पैटर्न एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे तो उसे हम वेव मोशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली डिस्टर्बेंस का बनना उसे हम वेव कहते हैं। जब ये डिस्टर्बेंस या वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, ट्रेवल करे, हरकत करे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। फिर वेव की जो क्लासिफिकेशन है हम दो टाइप्स में करते हैं। एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, बेसिकली वेव के तीन टाइप है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। लेकिन 10th के लेवल पर हम मैटर वेव्स को स्टडी नहीं करते हैं। 10th के लेवल पर हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही स्टडी करते हैं। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास कौन सी वेव्स होती है, दोज वेव्स विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, यानी वो वेव्स जिनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इस तरह वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम, यानी वो वेव्स जो मीडियम के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है, इस तरह वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ये वेव हमेशा किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो उसके ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस की वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती है। और इसी मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास क्या है, ये एक रस्सी है। ठीक है, ये हमारे पास ये एक रस्सी है। जब इस रस्सी को हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें इस तरह खम प्रोड्यूस होता है। फिर ये खम यहाँ पर आता है और लास्ट में यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर किसी बंदे ने इसको पकड़ा हुआ तो वो इसके हाथ को भी ऊपर या नीचे झटका देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस किस चीज़ के जरिए ट्रांसफर हुआ, यानी रस्सी के जरिए ये ट्रांसफर हुआ। या यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास पानी है, यहाँ पर हमारे पास एक पेपर का पीस है, और ये जो है ना ऊपर नीचे जब होता जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस भी किस चीज़ के जरिए ट्रेवल किया, यानी ये पानी के जरिए इसने ट्रेवल किया। ये एनर्जी पानी के जरिए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, या यहाँ पर मैं क्लास में बोलता हूँ, ठीक है, तो हमारी आवाज़ जो है ना आप लोगों तक पहुँचना किसका काम है, हवा का काम है। अगर इस कमरे से आप हवा बाहर निकालो तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेकिन आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मीडियम ख़त्म हो गया, तो मीडियम के बगैर ये वेव
एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के वेव जिनकी प्रोपिगेशन करने के लिए या जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटर वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये सारे हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है? नॉट नीड मीडियम, यानी ऐसे वेव जिनकी ट्रेवल करने के लिए, जिनकी प्रोपगेशन करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज की वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन के लिए, ठीक है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह हमारे पास हीट वेव्स है, ठीक है, हीट वेव्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर यहाँ से आप एयर निकालोगे इस कमरे से, ठीक है, तो एयर निकालने के बावजूद हीट जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी बगैर मीडियम के ये ट्रांसफ़र हो सकती है। जिस तरह हमारे पास लाइट वेव्स हैं, यानी यहाँ पर यह हमारे पास सन है, यहाँ पर यह हमारे पास क्या है? वैक्यूम है, वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यह हमारे पास अर्थ है, तो इस वैक्यूम से भी ये लाइट वेव पास होती है और अर्थ तक पहुँच जाती है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे वेव्स जिनके प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं। या हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव्स को हम तफसील में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैकेनिकल वेव्स है क्या चीज़, लेकिन इसको तफसील से डिटेल से हम 4 या 5 लेक्चर के बाद इसको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्टकट में SHM भी कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल जो डिफिनेशन है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल डिफिनेशन है, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को? The acceleration of a vibrating body is directly proportional to the displacement and the direction of acceleration is towards the main position। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं। या हमारे पास क्या है? ये एक सिंपल पेंडुलम है। या हमारे पास क्या है? ये एक सिंपल पेंडुलम है। जब ये सिंपल पेंडुलम स्टेशनरी हो जाए, ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेन पोजीशन, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जब हम इस बाप को, ठीक है, या इस सिंपल पेंडुलम को हम क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं,
ठीक है, यह हमारे पास पॉइंट ओ है और यह हमारे पास पॉइंट ए है। ये जहाँ पर या जब हमने इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से अब भी यहाँ पर तैर नहीं सकता है, ठीक है। ये वापस कोशिश करेगा कि ये वापस अपने मेन पोजीशन पर ही जाएगा, ठीक है। जब ये मेन पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से ये यहाँ ठहरता नहीं, तो ये मेन पोजीशन क्रॉस करके इधर आ जाएगा। इसी पॉइंट को भी हम कहते हैं, ये हमारे पास ये मेन पोजीशन है, इस ए को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और ये ए प्राइम भी हमारे पास क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि जब ये वाइब्रेटिंग बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही इसमें एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट कम था तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। यानी द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा उतना ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ ही होगा। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वो किधर है, वो मेन पोजीशन की तरफ ही होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मेन पोजीशन कहते हैं, और ए प्राइम को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन ही कहते हैं। हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। यहां से लेकर ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर ए प्राइम तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए से लेकर ए प्राइम तक और ए प्राइम से लेकर वापस ए तक जब ये बॉडी मुकम्मल एक राउंड ट्रिप करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ओसिलेशंस या वाइब्रेशन। इसको हम ओसिलेशन भी कहते हैं या वाइब्रेशन भी कहते हैं। ओसिलेशन और वाइब्रेशन में टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जिस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है, जिस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं, और जिस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे हम ओसिलेशंस कहते हैं। लेकिन इसमें कोई इतना टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको हम वाइब्रेशन से डिनोट करते हैं, और जिसके फ्रीक्वेंसी कम हो उसको हम ओसिलेशन से ही डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर उसके बाद हम आते हैं मास अटैच टू अ स्प्रिंग। यानी मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम में हम ये प्रूव करते हैं कि इसका जो मोशन है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अगर वो ये चीज सेटिस्फाइड कर रहा था तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर वो ये चीज सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब हम प्रूव करते हैं कि मास अटैच टू स्प्रिंग का जो मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। यह हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका यह मास है, और जब ये स्प्रिंग रेस्ट में होगा, ठीक है, तो ये इसकी मेन पोजीशन कहलाएगा या मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इस स्प्रिंग को हम, ठीक है, जब इस स्प्रिंग को हम दबाते हैं या इसको हम एलोंगेट करते हैं, ठीक है, यह हमारे पास स्प्रिंग इस तरह आ गया, ठीक है। इस मेन पोजीशन से लेकर यह हमारे पास क्या आ गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक यह हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग ने कवर गया। एक बात का ख्याल रखो, ठीक है, ओसिलेशंस या वाइब्रेशन हमेशा उस मटेरियल में होती है, उस मटेरियल के पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि वो हमारे पास इलास्टिक होना चाहिए, यानी उस मटेरियल के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उनके पास इनर्शिया होनी चाहिए। अगर किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी के साथ इलास्टिसिटी थी और इनर्शिया थी तो वो मटेरियल जो है ना वो ओसिलेशंस या वाइब्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस स्प्रिंग को मैंने इलोंगेट किया, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के साथ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी जो है ना वो वापस
अपने शेप को बरकरार रखती है, यानी इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की इस तरह प्रॉपर्टी होती है जो अपने शेप को बरकरार रखती है। अब ये स्प्रिंग जो है वापस अपना शेप इख्तियार कर लेता है, वापस अपनी पोजीशन पर ही आता है। जब ये स्प्रिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर टेर नहीं पाएगा, लिहाजा ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा। ठीक, ये भी हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास ए प्राइम है। ये हमारे पास मेन पोजीशन था, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस तरह ये स्प्रिंग ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। जब हमने इस स्प्रिंग को इस तरह इलोंगेट किया, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो इलास्टिसिटी की वजह से इस स्प्रिंग में भी एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द फोर्स विच कीप्स the body to bring in its original position। यानी वो फोर्स जो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले आए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और रीस्टोरिंग फोर्स जो है हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वो इस फोर्स की क्या है, अपोजिट है। तो F इज इक्वल टू माइनस ma आ जाएगा। बाय अप्लाइंग द हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कह रहे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। आप किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगा लोगे उसमें उतना ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इस प्रोपोर्शनल को आप खत्म करते हो तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा। अब यहां पर भी इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर बी एफ आ रहा है और यहां पर बी एफ आ रहा है, तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो। ठीक है, माइनस ma इज इक्वल टू kx आ जाएगा। ठीक है, अब a यहां पर ले लो और इस m जो है ना ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, k डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स, वियर k डिवाइडेड बाय m, ठीक है, इज अ कांस्टेंट। और ये हमारे पास क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो a इज, ठीक है, इस माइनस साइन को वहां पर शिफ्ट करो, a इज इक्वल टू माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इस इक्वेशन से ये साबित हुआ, ठीक है, कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग, मास अटैच स्प्रिंग का जो मोशन है वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक टाइप है जो हमने प्रूव किया। अगर आप न्यू हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करो। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर इसी वीडियो के हवाले से आपको कोई भी मसला हो तो नीचे कमेंट में अपना मसला जो है ना वो मेरे साथ शेयर करें।